तो अब हम अपना फर्स्ट जो पॉइंट है उसको स्टार्ट करते हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एविडेंसेस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन। अब पीछे पढ़े हैं कि हमने पहले तो बिना सिस्टमैटिक यूज, उसके बाद हमने सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन थे वो हमारे पास होती है टू फाइंड दी एविडेंसेस। हमारे पास एविडेंस आएगा कहाँ से अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन, वो होगा रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ कंडीशंस होते हैं, उसमें पता चलता है जैसे कि अब अपने क्लिनिक जा रहे हैं, ठीक है, क्लिनिक पे आप इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन है ना, आप ये देखना चाह रहे हैं कि चाहे अल्ट्रासाउंड बेटर है या फिर जो है टेंस बेहतर है, तो आप अपने क्लिनिक में क्या करते हैं कि एक पेशेंट को, कुछ पेशेंट्स को अपने अल्ट्रासाउंड दे देते हैं, कुछ पेशेंट्स को आप वो लगा देते हैं, टेंस लगा देते हैं, फिर इससे आपको इफेक्ट्स पता चल जाते हैं कि किस इंटरवेंशन का हमारे पास ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है, किस इंटरवेंशन का नहीं था अच्छा इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें इस तरह से होता है बेसिकली कि हम क्या करते हैं कि इंटरवेंशंस को अप्लाई किया, ठीक है, इंटरवेंशन जब हम इसमें अप्लाई करते हैं तो पेशेंट की कंडीशन फिर हमें ये बताती है कि पेशेंट की कंडीशन या तो बेहतर हुई है या नहीं बेहतर हुई, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन हमारे पास क्या हुई है कि बेहतर हो गई है, ठीक है। अगर तो बेहतर हो गई है तो फिर कहेंगे जो हमारे पास जो इंटरवेंशन है वो इफेक्टिव है। अगर तो उसकी कंडीशन बेहतर नहीं होती तो फिर हम कहते हैं कि इंटरवेंशन हमारे पास नॉट इफेक्टिव है, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये भी होता है कि इफेक्टिव का एक ऑप्शन भी यूज़ किया जाता है, यहाँ पर इम्प्रूव कंडीशंस है, ठीक है, यहाँ पे जो उस कंडीशन के जो हमारे पास जो बुरे असरात थे, एडवर्स इफ़ेक्ट्स थे, वो हमारे पास किसी हद तक कम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। सारा हमारे पास इंटरवेंशन जो अप्लाई करते हैं उसके बाद ही पता चलता है। तो अपने क्लिनिक में अपनी 2 पेशेंट में जैसे बताया कि इंटरवेंशंस दे के तो आप उसे पता लगा लें कि अगर तो इसकी कंडीशन इम्प्रूव हो गया तो मेरे इंटरवेंशन हमारे पास इफेक्टिव और नहीं है इफेक्टिव, ठीक है। तो अब हम इसको, ठीक है, तो हम इस अपनी चीज़ को एज ए एविडेंस ऑफ आउटकम ऑफ इंटरवेंशन हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत वीक होता है, लेकिन ये है कि हमें अपनी प्रैक्टिस से मिल जाता है एविडेंस कि जी ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। या तो हमें अपनी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से मिल जाता है या फिर हम रिसर्च कुछ होती है उसमें क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में रिसर्चेज होती हैं, वो भी देख लेते हैं कि फलाने बंदे ने फलाने कितने पेशेंट्स पे हमने ये मशीन लगाई थी, ये इंटरवेंशन यूज़ किया था, तो किसका अच्छा इफेक्ट आया, तो उससे भी हमें एक एविडेंस ऑफ आउटकम मिल जाता है, ठीक हो गया। अब एक तो ये कि एक तो चलें ये चीज़ होगी ना कि हमारे पास इंटरवेंशन अप्लाई किया तो हमें इफेक्ट्स का पता चल गया, तो इसके अलावा हमें जो इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन है वो भी पता चल गई। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा नियर्स फैक्टर, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो कि हमारे इस इफेक्टिवनेस है या इफेक्टिव है या नहीं है इफेक्टिव, उसके बारे में उस पर जो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। अब वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं जो कि हमारे पास हमारे आउटकम्स पे अफेक्ट करेंगी, तो वो हमारे पास होती हैं बेसिकली, इसको कहते हैं जी काजेज ऑफ बायसनेस, कि ये चीज़ें हमारे पास प्रॉब्लम खड़ा करती हैं जो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला एक्सट्रेनियस फैक्टर होता है ना, वो होता है नेचुरल रिकवरी का, कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो जो नेचुरल रिकवरी उनकी जो फ़ेज़ होती है ना, जब तक वो फ़ेज़ उनकी पूरी नहीं होगी तब तक वो पेशेंट रिकवर नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्यूट कंडीशन के साथ आ गया, एक्यूट कंडीशन वाले बंदे को क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर मसल स्पैज़म हो गया, तो क्या होगा कि वो थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए वो स्पैज़म उसका रहेगा, उसके बाद फिर वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, चाहे आप इंटरवेंशन इस्तेमाल करें या ना करें, ठीक है। जैसे कहते हैं जो जैसे एक्यूट लो बैक पेन होती है, जैसे एक्यूट लो बैक पेन होती है कि जैसे आपको फॉर हमें भी मतलब स्टूडेंट्स को भी ये फ़ील होता है, जैसे लॉन्ग टाइम के लिए अगर बैठे हैं तो उनको जो है बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक्यूट बैक पेन होती है कि ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम कुछ दिन गुजरेंगे तो वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अब अगर एक्यूट कंडीशन के साथ अगर कोई पेशेंट हमारे जो है क्लिनिक में हमारे पास आ जाता है, ठीक है, क्लिनिक में अगर हमारे पास आ जाता है, तो फिर चाहे आप उस पर इंटरवेंशन अप्लाई करें या ना करें, आप उसकी कंडीशन ठीक होगी ही होगी जब वो अपना एक नेचुरल रिकवरी पीरियड जब उसका गुजर जाएगा तब उसने रिकवर होना ही होना है। एक तो ये चीज़ आ जाती है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कंडीशन में पास पेशेंट आया जी, मैंने जो उस पर अपनी इंटरवेंशन लगाई और मैंने कहा जी वाह ये तो 2 दिन में ठीक हो गई, ये तो इंटरवेंशन बड़ी अच्छी है, तो ये चीज़ अफेक्ट करती है हमारे आउटकम्स पे, ठीक हो गया। नेचुरल एक रिकवरी है, एक उसमें एक्यूट कंडीशन की होती है, उसके बाद एक होता है क्रोनिक कंडीशन। क्रोनिक कंडीशन क्रोनिक कंडीशन कुछ क्रोनिक कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे आर्थराइटिक पेन है, ठीक है, जैसे आर्थराइटिक पेन है, तो आर्थराइटिस की पेन ना बड़ी एक एपिसोडिक होती है कि एक वक्त के एक टाइम पे वो बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ जाएगी, फिर कम हो जाएगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो सिविरिटी है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है। अब इन कंडीशन में ना एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं
स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, ठीक है, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। अब कुछ बायोस्टैटिस्टिशियंस थे, उन्होंने इस चीज़ को का जी एग्जांपल है हमारे पास स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन की। और स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन होता क्या है हमारे पास, ये होता है कि जैसे पेशेंट विद एपिसोडिक डिजीज प्रेजेंट फॉर थेरापी व्हेन द कंडीशन इज फेयर, ओके, बट व्हेन द कंडीशन इज सिवियर random fluctuations in severity are likely to be in the direction of a reduction of severity। कि जब हमारे पास पेशेंट के सिम्टम्स सिवियर होते हैं ना, तो फिर हमारे पास थेरापी की सीख में आते हैं कि जी डॉक्टर साहब मुझे बड़ी पेन हो रही है। जब थ्रेश होल्ड फॉर एग्जाम्पल ये है टू सीक द थेरापी, ठीक है। और उसके बाद जब पेन कम हो जाएगी, उनको कोई नहीं पता होगा कि मैंने जाना है कि नहीं जाना। फिर जब उनकी कंडीशन एक्सरसेपेट करती है तो फिर वो आपके पास आ जाते हैं थेरापी लेने के लिए। तो फिर इस कंडीशन में आप इस पर इंटरवेंशन अप्लाई करें या ना करें, ये जो दौरान है ना अगला कमी का, वो रहना ही रहना है, ये कि नेचुरल बात है, ठीक है। तो इससे भी आपकी जो आउटकम्स हैं ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन उस पर फ़र्क आता है, ठीक है। एक तो हमने नेचुरल हिस्ट्री देख ली और दूसरा नेचुरल रिकवरी के बाद हमने सेकंड चीज़ देखी स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन में, ठीक हो गया। अब इस ठीक हो गया, ओके। उसके बाद जो थर्ड इफेक्ट हमारे पास आता है वो होता है पेशेंट से रिलेटेड होता है, कि कुछ पेशेंट्स होते हैं इतने पोलाइट होते हैं ना, वो बस ये देखते हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरे पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी, अगर मैं कहूँ जी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा तो बहुत बुरी बात है। बड़े पोलाइट पेशेंट्स होते हैं तो वो ये कह देते जी डॉक्टर साहब फ़र्क तो पै गया, पहले तो फ़र्क पै गया है कि पहले मेरी कंडीशन इंज सी ते हुण इंज हो गई है। तो कुछ कई होते हैं जी ओए पुत्रा, जब क्लिनिकल साइड पे जाना तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कुछ पेशेंट्स बड़े पोलाइट होते हैं, इसकी वजह से आपको रॉन्ग रिजल्ट्स मिल जाते हैं आपके स्टडी के बारे में, ठीक है। तो अब इस इफेक्ट को कहते हैं, पोलाइट पेशेंट का जो इफेक्ट होता है ना उसको हम कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट, ठीक है। पोलाइट पेशेंट may exaggerate the recovery, दैट इज़ अ हॉथॉर्न इफेक्ट। इसकी वजह से आपकी जो स्टडीज़ है उस पर इफेक्ट आएगा, दैट इज़ ऑल्सो कंफाउंडिंग इफेक्ट ऑफ पोलाइट पेशेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोर जनरल फिनोमेना समटाइम्स कॉल्ड द हॉथॉर्न इफेक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंफाउंडिंग फैक्टर होता है वो होता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट्स, चाहे मशीन ऑन थी ऑफ थी, पेशेंट को पता नहीं चला, उसने कहा जी बिल्कुल मुझे तो फ़ायदा हुआ है। जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन में ना ये होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन का ना हमारे पास कोई ये नहीं है कि जैसे इंफ्रारेड लाइट लगाई हुई है तो उसकी एक लाइट भी आ रही है, दूसरे कि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है। अल्ट्रासाउंड में बड़ी एक लाइट सी हीट हमारी बॉडी में को फील होती है, बहुत एक बड़ी लाइट सी होती है। जब मशीन बंद करके भी लगा देना ना, पेशेंट को लगेगा जी हाँ जी मशीन तो चालू थी, तो पेशेंट कहेगा जी हाँ जी मुझे तो इफेक्ट हुआ है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अल्ट्रासाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, आपने इसके बारे में एक कंट्रोल ग्रुप बना लिया, उसके बाद एक हमारे पास है स्टडी ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप को आपने अल्ट्रासाउंड बंद करके लगाई तो वो कहेंगे जी मुझे तो इफेक्ट हुआ है। स्टडी ग्रुप था ऑब्वियसली उसको हम ऑन मशीन लगाएं तो उनको तो वो तो कहेंगे जी इफेक्ट हुआ है। मसला इनके बारे में आ जाता है कि जिसको हम बंद करके लगाते हैं फिर वो कहते हैं जी हमें इफेक्ट हुआ है, क्योंकि कुछ इंटरवेंशंस का हमारे पास प्लेसेबो इफेक्ट्स भी होता है, तो ये भी हमारी स्टडी पे अफेक्ट करती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास प्लेसेबो इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली द रिचुअल ऑफ इंटरवेंशन रादर देन द इंटरवेंशन इटसेल्फ मे प्रोड्यूस बेनिफिशियल इफेक्ट्स समटाइम। उसके बाद हमारे पास फोर्थ चीज़ होती है, इसको कहते हैं रिकॉल बाइस। जी रिकॉल बाइस में होता है कि जैसे हम अपनी आम लाइफ में भी देखें तो कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें हम जिन लम्हात में हम बहुत ही खुश हुए थे या बहुत ही गमगीन हुए थे, हमें वो लम्हात याद रह जाते हैं, हमारी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हो चुके हैं। इस तरह रिकॉल बाइस होती है कि हमारे पास ना ये फिजियोथेरापिस्ट इसको एक्सपीरियंस करता है कि फॉर एग्जाम्पल कि जब मेरे पास वो रिकॉल करता है, याद करता है कि जब मेरे पास वो फलाना जो पेशेंट रहता है मैंने उस पर ये फलानी इंटरवेंशन लगाई थी तो मुझे ये इफेक्ट मिले थे, अब क्यों इफेक्ट नहीं मिल रहे, तो ये होती है रिकॉल बाइस, ठीक है। रिकॉल बाइस मीन्स एक्सट्रीम केसेस, चाहे वो सक्सेस हो या चाहे डिजास्टर्स हो, फीचर मोस्ट प्रोमिनेंटली इन मेमोरी, ठीक हो गया। अब इसमें लिखा हुआ टेंड टू रिमेंबर और मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट डिजास्टर केसेस सो और मेमोरीज ऑफ क्लिनिकल आउटकम्स मे बी अनड्यूली ऑप्टिमिस्टिक और अनड्यूली परमिस्टिक,
ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, इसमें आप इसको रीड करेंगे, रीड दे देंगे तो हमारे पास सेम वही चीज़ लिखी हुई है। इसमें आपको पहले बता दिया होगा कि जब हम पेशेंट पे कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमें ये पहला इफेक्टिव होता है नेचुरल रिकवरी का है। उसके बाद हमारे पास आता है ये स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन का पॉइंट है। उसके बाद फिर हमारे पास हॉथॉर्न इफेक्ट है, अप्लाइड पेशेंट्स का इफेक्ट है, उसके बाद प्लेसिबो इफेक्ट, देन रिकॉल बाइस। तो रिकॉल बाइस उसके बाद इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास छोटा सा पॉइंट है थ्योरीज अबाउट मैकेनिज्म्स। थ्योरीज अबाउट मैकेनिज्म कहते हैं हमारे पास सिर्फ हमारी लिटरेचर, हमारी बुक्स मैकेनिज्म ऑफ इंटरवेंशन किससे बड़ी पड़ी हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें तो मैकेनिज्म से पता चल गया, ठीक है। हमारे पास कोई पेशेंट को क्लिनिक में प्रेजेंट किया कि उसको ये कंडीशन है तो हमें ये इंटरवेंशन लगानी है। हमें ये तो पता है कि हमने कौन सी इंटरवेंशन लगानी है, लेकिन ये नहीं पता कि वो इंटरवेंशन कितने दिनों में इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। एक तो उसने क्या किया कि डायरेक्शन तो हमें दे दी कि हमने ये वाली जो है इंटरवेंशन अपने इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन को अपने माइंड में रखते हुए हमने ये इंटरवेंशन तो अप्लाई कर ली, लेकिन उसका बट इट कैन नेवर टेल अस अबाउट द साइज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशंस कि बट हाउ मच फास्टर इट वर्क देन कैन नॉट टेल अस, ठीक है। इफ इसको पढ़ लीजिएगा बात है। उसके बाद हमारे पास है कि थ्योरीज अबाउट मैकेनिज्म can help us to develop and define interventions, but they provide a very poor source of information about the effects of intervention. Clear? उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे क्लिनिकल रिसर्च। जी, तो उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल रिसर्च। अब जो क्वेश्चन का जवाब हमें हमारी मैकेनिज्म्स ऑफ थ्योरीज, जो थ्योरीज थी अबाउट मैकेनिज्म, उसने हमें जवाब नहीं दिया, तो हम वो जवाब कि कितना इफेक्ट होगा, कितनी देर लगेगी, वो हमारे पास उसको रिसर्च करने के लिए हम जाते हैं फिर अपनी क्लिनिकल रिसर्च पे। डिफरेंट सर्च इंजन्स, डिफरेंट डाटा बेसिस पे जाके हम पे रिसर्च करते हैं कि विच वन इज़ गिव द क्विक रिजल्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ें पता चलती हैं हमारे पास क्लिनिकल रिसर्च से। अब हम जाकर रिसर्च करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट आगे वेबसाइट्स या फिर डिफरेंट सर्चेज ओपन हो जाती हैं। अब उन्हें देखना कि मैं अब किस रिसर्च को जाके फिर अब मैं इसको देखूँ, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे कि अगर तो वो रिसर्च हाई क्वालिटी है तो फिर आप उसको एज अ एविडेंस अपनी रिसर्च में उसको ऐड कर सकते हैं। अगर तो वो हाई क्वालिटी रिसर्च नहीं है तो फिर आप उसको एज एविडेंस नहीं ले सकते। तो एक तो ये कि हमें हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च और जो लो क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च है उसमें एक तो हमें डिफरेंस एक तो जो करना आना चाहिए वो हम इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियोज़ और दूसरे चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए इसमें। तो अप टिल नाउ कि जो जिन क्वेश्चन का जवाब हमें अबाउट जो थ्योरीज अबाउट मैकेनिज्म में नहीं दिया था वो हमने क्लिनिकल रिसर्च से ले लेते हैं। अब हाई को जो उसके बारे कहते हैं जो हमारे पास क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पीछे हम पढ़े हैं ना, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में ना हमारे पास बाइसनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाइसनेस क्योंकि सब कुछ पेशेंट फिजियोथेरापी के हाथ में है ना, फिजियोथेरापिस्ट के हाथ में है कि वो अपने जो पढ़ा होगा कि बाइसनेस होती है बेसिकली क्या एक तरह से झुकाव होता है। फिजियोथेरापिस्ट को लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये ठीक है, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिहाज से वो चीज़ों को देखता है, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च में होता है कि उसमें फिजियोथेरापिस्ट का या फिर बाइसनेस का चक्कर ख़त्म हो जाता है। तो हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च कैन प्रोवाइड अस विद unbiased estimates of the size of effects of intervention, so it is potentially provides us with the best way of assessing effectiveness of interventions। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।